अगला जो टॉपिक है वो एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में है, यानी किस तरह से कंप्यूटर की एवोल्यूशन हुई है। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कंप्यूटर जो है शुरू में अगर एबेकस के फॉर्म में पहला जो सिंपल सा कंप्यूटर था, उसके बाद इसने जदीद जो हमारे पास कंप्यूटर है वहाँ तक पहुँचने के लिए कौन कौन से जो मराहिल हैं वो इसने तय किए। तो हिस्ट्रिकली जिसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, वक्त के साथ साथ जो टाइम टू टाइम उसमें जो चेंजेस आई है, यानी एंशियंट फॉर्म से अभी जो हमारे पास करंट स्टेट में है वहाँ तक पहुँचने के लिए जो मराहिल कंप्यूटर ने तय की हैं उसको एवोल्यूशन कहा जाता है। एवोल्यूशन में सबसे पहले एबेकस के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद में पियर्स बॉन्ड के बारे में, पास्कलाइन है, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन है, नेक्स्ट हॉलरिथ डिस्क है, उसके बाद स्लाइड रूल है, लास्ट में मार्क 1 है। अगरचि बहुत सारे कंप्यूटर्स का इस इर्तकाई मराहिल में हमें नाम मिलता है, लेकिन इस बुक में जो है यहाँ जो डिस्कस किए हुए हैं वो 7 कंप्यूटर्स हैं, उनके बारे में जस्ट डिस्कस किया हुआ है, तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर की जो एवोल्यूशन है, तो सबसे पहले एबेकस को हम डिस्कस करेंगे। एबेकस के साथ ही कंप्यूटर की तारीख का हज़ारों साल पहले आगाज़ हुआ था। यहाँ पे आपको एक एबेकस नज़र आ रहा होगा। इस एबेकस में देखिए ये एक वुडन फ्रेम है। एबेकस में अगर हम देखें तो एबेकस सबसे पहले इस्तेमाल होने वाले काउंटिंग इंस्ट्रूमेंट में से है। इसको चाइना वालों ने ईजाद किया था। अगर चीज़ के बारे में भी कहा जाता है कि ये इराक़ से शुरू हुआ था, या कुछ कहते हैं ग्रीक्स ने शुरू किया था। बहरहाल ये ग्रीक में भी इस्तेमाल होता था, रोमन लोग भी इसको यूज़ कर रहे होते थे। इसके 2 हिस्से हैं। ऊपर वाले हिस्से में 2-2 बीट्स लगे हुए हैं हर रॉड के साथ, और नीचे वाले इस हिस्से में देखिए यहाँ पे हर रॉड के साथ 5-5 बीट्स लगे हुए हैं। तो ऊपर वाले जो हिस्से हैं उसमें से हर जो बीट है उसकी जो कीमत है, उसकी जो वर्थ है वो 5 है। एक बीट अगर टच करें इस बार को तो उसको हम 5 कंसिडर करेंगे। लेकिन नीचे जो फ्रेम का जो हिस्सा है उसमें से अगर कोई इस बार को अगर टच करें तो उसको हम कंसिडर करेंगे 1। इसमें एडिशन भी कर सकते थे, सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म किया जाता था, डिवीजन भी इसमें होता था, इसमें मल्टीप्लिकेशन का अमल भी होता था। तो ये 20वीं सेंचुरी तक जो है इसको यूज़ किया जाता था। ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम हेवन नाम देंगे, जिसमें 2-2 बीट्स होते हैं। ऊपर वाला हिस्सा उसको हेवन कहा जाता है और नीचे जो हिस्सा है उसको अर्थ कहा जाता है। यहाँ पे हर जो रॉड है उसमें 5-5 बीट्स होते हैं। अब जो तस्वीर में दिखाया है, मसलन इसमें अगर हम ये मालूम करना चाहें कि किस नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसमें देखें फर्स्ट रॉड में देखें तो हेवन में भी और अर्थ में भी कोई भी बीट ऐसा नहीं है जो यहाँ इस बार को टच कर रहा हो। नेक्स्ट देखें, इसमें भी कोई बीट ऐसा नहीं जो इस बार को जो है टच कर रहा हो। लेकिन थर्ड में अगर देखें तो हेवन में से तो कोई बीट ऐसा नहीं जो इसको टच करे, लेकिन जो अर्थ है यहाँ से 3 बीट्स ऐसे हैं जो टच कर रहे हैं। इसका मतलब है इसकी वैल्यू या वर्थ जो है 3 है, तो सबसे पहले ये 3 होगा। उसके बाद अगले रॉड्स में देखें तो यहाँ हेवन से एक बीट टच कर रहा है, लेकिन अर्थ में से कोई भी इसको टच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है यहाँ इसकी वैल्यू 5 है। उसके बाद नेक्स्ट रॉड में अगर देखें तो यहाँ पे हेवन में से कोई भी टच नहीं कर रहा, लेकिन अर्थ है बॉटम है, इसमें से 2 बीट टच करें तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वर्थ 2 है, तो ये 2 को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद वाले में देखें तो इस रॉड में से हेवन से 1 बीट टच कर रहा है और अर्थ से भी 1 बीट टच कर रहा है, तो हेवन से 5 होगा 1 बीट की वैल्यू, और नीचे से 1 बीट की वैल्यू 1 है, तो ये 6 होगा। उसके बाद देखें नेक्स्ट रॉड में से कोई भी हेवन में से टच नहीं कर रहा और ना ही अर्थ में से कोई भी टच कर रहा है इस बार को। उसके बाद वाले में देखें तो उसमें भी यही है कि कोई भी इसमें ना हेवन में से टच कर रहा है ना अर्थ में से, और लास्ट वाले में भी यही हाल है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो नंबर रिप्रेजेंट होगा वो 3, 5, 2, 6, 0, 0,
0 है। तो ये इस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे जो तस्वीर में अबेकस शो किया हुआ है, वो ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। नेक्स्ट है नेपियर्स बोन। जॉन नेपियर जो कि एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था, उन्होंने 1640 में एक वुडन बॉक्स जो है जिसमें मुख्तलिफ बोन्स इस्तेमाल होते थे, तो वो उन्होंने इन्वेंट किया। इसमें मुख्तलिफ किस्म के रोटेटिंग सिलेंडर्स होते थे, यानी ऐसे सिलेंडर जिसको रोटेट कर सकते थे। इसमें नज़र आ रहे होंगे मुख्तलिफ सिलेंडर्स थे जिनको रोटेट भी कर सकते थे। इनमें से हर एक पे 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स होते थे। तो इस डिवाइस का फ़ायदा ये था, इस वुडन बॉक्स का फ़ायदा ये था कि इसके ज़रिए हम मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, डिवाइड भी कर सकते थे और इसके साथ साथ स्क्वायर रूट भी निकाल सकते थे। तो जॉन नेपियर ही था जिन्होंने जो है लॉगरिथम का जो टेबल है वो इन्होंने इन्वेंट किया था। तो ये वुडन बॉक्स 1970s तक मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ होता रहा। इसको ज़्यादातर जो अकाउंटेंट्स थे या बुक कीपर्स थे वो इसको यूज़ कर रहे होते थे। बहुत से लोगों ने लॉगरिथम के जो तस्वुर हैं स्लाइड रूल बनाने के लिए इस्तेमाल किया। पास्कलाइन कैलकुलेटर। पास्कलाइन ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेटर था। 17वीं सेंचुरी में इसको यूज़ किया जाता था। इसको इन्वेंट किया था फ्रेंच के मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल ने 1642 में, जब वो 19 ईयर्स के थे। पास्कलाइन में रोटेटिंग व्हील्स इस्तेमाल होते थे। यहाँ पे मुख्तलिफ पहिए नज़र आ रहे होंगे, इनको यूज़ किया जाता था। हर पहिए के, हर व्हील के 10 पार्ट्स होते थे जिनमें 0 से लेकर 9 तक के डिजिट मौजूद होते थे। तो कैलकुलेशन इसमें इन व्हील्स को रोटेट करके ही परफॉर्म किया जाता था। जब भी कोई एक व्हील अपना रोटेशन कंप्लीट कर रहा होता था तो नेक्स्ट व्हील जो है वो 1 डिजिट मूव होता था। इसके ऊपर कुछ स्लॉट्स भी होते थे छोटे छोटे, इनमें जो रोटेशन से जो नंबर्स डिजिट्स जो आ रहे होते थे वो यहाँ पे डिस्प्ले होता था। इसमें एडिशंस या सब्ट्रैक्शन होल नंबर्स पे परफॉर्म किए जाते थे। पास्कलाइन जो है आम पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए 1645 में इंट्रोड्यूस किया गया था। बहरहाल पास्कल का जो ये कैलकुलेटर है ये तिजारती सतह पर कामयाब ना हो सका क्योंकि इस तरह के आलात आम इस्तेमाल की सहूलतों के साथ नहीं बनाए जा सकते थे और इसका बनाना बहुत मुश्किल था। बाद में जर्मन रियाजदान वान लेबनिज ने पास्कल की तरह एक और मशीन ईजाद की जो ज़्यादा काबिल एतबार और दुरुस्त थी। उसके बाद आने वाले जितने मैकेनिकल कैलकुलेटर थे वो इन्हीं दोनों के डिज़ाइन की बेहतरीन शक्ल में मौजूद थे और इन्हीं दोनों को सामने रखकर बनाया गया था। तो इस तरह पास्कलाइन या पास्कल का जो कैलकुलेटर है इसने मैकेनिकल कैलकुलेटर की डेवलपमेंट में एक अहम रोल अदा किया। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन एक इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज ने इंट्रोड्यूस किया था। ये 1822 से 1833 तक इस पर काम हुआ था। यानी 1822 में जो चार्ल्स बेबेज है उन्होंने एक स्टीम इंजन का, एक मशीन का उन्होंने तस्वुर पेश किया जिसकी साइज़ एक कमरे के बराबर थी। इसको इन्होंने डिफरेंस इंजन का नाम दिया। ये मशीन जो है नंबर्स के टेबल्स निकाल सकते थे, इस तरह लॉगरिथम्स के टेबल भी जनरेट कर सकते थे। तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट से फंड भी लिए थे। तो ये जो डिफरेंस इंजन था इसकी कंस्ट्रक्शन, इसको बनाना ये बहुत ही मुश्किल साबित हुआ और जल्द ही ये बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ गया। जिस गवर्नमेंट ने इनको फ़ंड दिया था उनके लिए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना बहुत महंगा पड़ा। तो इंग्लैंड की हिस्ट्री में ये बहुत ही महंगा प्रोजेक्ट शुमार होता है। तो 10 साल बाद ये उनकी मेहनत, 10 साल की मेहनत के बाद आखिर उनको कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं मिला और उसके बाद जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने इनके लिए फ़ंड दिए थे तो मज़ीद उनको फ़ंड भी ना मिल सके और जो लोग इस मशीन पर काम कर रहे थे उनमें आपस में तलखियाँ भी बढ़ गई थी। तो इस तरह ये मुकम्मल तौर पर कामयाब ना हो सका। उसके बाद चार्ल्स के ज़हन में एक और आइडिया आया कि बजाय इसके कि डिफरेंस इंजन बनाएं वो एक एनालिटिकल इंजन बनाएं। तो 1834 में उन्होंने एनालिटिकल इंजन का आइडिया पेश किया। तो इसमें स्टोर प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम स्टोर करने का जो कंसेप्ट उन्होंने इसमें दिया चार्ल्स बेबेज को। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो बेबेज ने हिम्मत नहीं छोड़ी और उन्होंने एनालिटिकल इंजन पे वो काम करते रहे। ये एक घर के बराबर
का एरिया घेरता था ये डिवाइस, और इसमें 6 इंजन लगे हुए होते थे। इसमें प्रोग्रामिंग भी कर सकते थे और पंच कार्ड टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये इसमें प्रोग्रामिंग की जाती थी और इसके बाद जो हमें इसमें से रिजल्ट मिल रहा होता था। तो स्टोरेज मैकेनिज्म भी इसमें मौजूद होता था। जो स्टोर नंबर्स होते थे उसको फ्यूचर में भी जो स्टोर चीज़ें हैं उसको यूज़ कर सकते थे। तो बेबेज ने अपने इस एनालिटिकल इंजन के जो 2 मेन पार्ट थे उनके लिए स्टोर और मिल के टर्म्स यूज़ किए, इस जो कि पहले वेविंग इंडस्ट्री में या कपड़े वगैरह बुनने की जो इंडस्ट्री था वहाँ पे ये टर्म्स यूज़ होते थे। आजकल के जदीद दौर में हम इन दोनों पार्ट्स को मेमोरी यूनिट और CPU कहते हैं। तो इस तरह ये जदीद कंप्यूटर का एक तस्वुर उन्होंने उस ज़माने में पेश किया था। नेक्स्ट है हॉलरेथ डेस्क। 1890 में हॉलरेथ ने पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड टेबलेटर बनाया था जो पंच की गई इंफॉर्मेशन को पढ़ भी सकता था। इन कार्ड को स्टेक की शक्ल में रखना पड़ता था। मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करने के लिए कार्ड्स के मुख्तलिफ स्टेक्स पर इसको स्टोर किया जाता था और ज़रूरत के वक्त इनको इस्तेमाल किया जाता था। पंच कार्ड की जो इजाद है उसने जदीद डेटा प्रोसेसिंग का रास्ता खोल दिया। IBM और दूसरे जो मैन्युफैक्चरर हैं कंप्यूटर के वो आगे बढ़े और पंच कार्ड इस्तेमाल करने वाले कंप्यूटर बनाए जाने लगे। ये कंप्यूटर सिर्फ नंबर्स को उनकी एडिशन मल्टीप्लिकेशन या उसको अरेंज कर सकते थे। उन्हें डेटा प्रोवाइड किया जाता था और जो रिज़ल्ट है वो पंच कार्ड पर ही हासिल किए जाते थे। इसको यूज़ किया गया अमेरिका के जो उनकी मरदमशुमारी है 1890 में। आजकल के कंप्यूटर्स अगर हम इनको कंपेयर करें तो ये कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा स्लो थे। यानी आमतौर पर ये कंप्यूटर 50 से 220 कार्ड जो है पर मिनट प्रोसेस करते थे। इन 1 मिनट में 50 या 220 के दरमियान कार्ड्स इनमें प्रोसेस होता था। हर कार्ड पर 80 कैरेक्टर्स होते थे। ताहम उस वक्त जो पंच कार्ड तरक्की की तरफ प्रोग्रेस की तरफ कंप्यूटर की एक बहुत बड़ा इक़दाम था। उन्होंने वसी पैमाने पर इनपुट आउटपुट और स्टोरेज की जो तस्वुर है वो इस इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेबलेटर के साथ पेश किए। मुख्तलिफ डायल्स हैं। इसका काम ये होता था कि जो रिज़ल्ट है उसको शो करने के लिए ये डायल्स इस्तेमाल होते थे। यानी घड़ी की तरह जो चीज़ें नज़र आ रही हैं इनको डायल्स कहा जाते हैं। तो ये इनका काम ये था कि जो रिज़ल्ट है उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर सकें। इस मशीन को बनाने के बाद हॉलरेथ ने एक कंपनी का आगाज़ किया। उन्होंने कंपनी शुरू किया जिसका नाम टेबलेटिंग मशीन कंपनी इन्होंने रखा। आखिर में इन्होंने अपनी इस कंपनी का नाम चेंज किया और इसका नया नाम रखा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसको आजकल हम IBM कहते हैं। यानी IBM इसका नाम रखा। स्लाइड रूल ये बेसिकली जो लॉगरिथम का जो आइडिया दिया हुआ था उसी पे बेस करता था, उसकी बुनियाद पर बनाया गया था। एक मैथमेटिशियन था विलियम ऑफ्रेट ने इसको बनाया था। इसका नाम उन्होंने रखा था स्लाइड रूल। 1920 में ये बनाया गया था। ये प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स हैं क्रिएशन और डिवीजन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल था। इसके 3 पार्ट्स थे। एक स्लाइड कहा जाता था, दूसरे को रूल कहा जाता था और इसके अलावा जो स्लाइडिंग एक कर्सर होता था यहाँ पर इस तरह तस्वीर में दिखाया हुआ है। ये जो स्लाइड रूल है ये जॉन नेपियर्स के लॉगरिथम के तस्वुर को ही इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, उसी को सामने रख के बना। स्लाइड रूल 1917 के वक्त इस्तेमाल किया गया। लास्ट जो दिया हुआ है वो है मार्क वन। ये एक डिजिटल कंप्यूटर था। इसको हावर्ड एकन ने बनाया था 1944 में। इस कंप्यूटर का जो पहला नाम जो रखा गया था वो था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर या ASCC रखा। बाद में हावर्ड ने इसका नाम चेंज किया और इसको मार्क 1 कहा गया। इसके अलावा ये अपना जो रिजल्ट है इसको प्रिंट भी कर सकते थे पंच कार्ड पे या फिर किसी इलेक्ट्रिक टाइपराइटर पे भी इसको प्रिंट किया जा सकता था। मार्क 1 जो है ये 50 फुट लंबा था। इसकी हाइट जो है 8 फुट थी और ये इसकी वेट तकरीबन 5 टन के करीब थे। इसमें 3000 के करीब इलेक्ट्रिक स्विचेस यूज़ किए जाते हैं। मार्क 1 ने जो है असल में जो बेबेज का जो ख्वाब था उन्होंने जो कुछ सोचा था इसको इन्होंने हकीकत में तब्दील कर दिया और इसके ज़रिए 3 नंबर जिनमें 8 डिजिट्स हों ऐसे 3 नंबरों को 1 सेकंड में ये इसको ऐड करने की इसके अंदर कैपेबिलिटी थी।